Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So लास्ट क्लास में हमने हाइडल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट का लेआउट देखा था और लोड फ्लो के कुछ कैलकुलेशंस किए थे। लोड फ्लो कैलकुलेशंस किया था जिसमें तुम्हारा लोड फैक्टर और कुछ कुछ फैक्टर्स हमने उसमें निकाले थे, प्लांट फैक्टर वगैरह निकाले थे। सो आज हम लोग डीजल और गैस टरबाइन प्लांट्स पढ़ेंगे। बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है तुम लोग के सिलेबस में। फर्स्ट चैप्टर में यू जस्ट हैव टू स्टडी अबाउट द layout of the diesel and the steam diesel and the gas turbine. So let's start with the diesel diesel gas and combined cycle power plants. So basically जो हम स्टीम पावर प्लांट और हाइडल पावर प्लांट में देखें कि वहाँ पे हमारा जो फ्यूल है, स्टीम में कोल यूज हो रहा है टू बॉयल द वाटर, और हाइडल पावर प्लांट में डायरेक्टली वाटर को हम टरबाइन के थ्रू पास कराते हैं। पास कराने के बाद शाफ्ट जो है रोटेट करता है, रोटेट होने से अल्टरनेटर मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आई वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स। जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लो बिकॉज फ्लो में डिस्टर्ब हो जाता है। तुम लोग अपने ग्रुप में बोल दो, जो जिसको भी ज्वाइन करना है प्लीज जल्दी ज्वाइन कर लो बिकॉज उसके बाद फिर बार बार मैं आके फिर विंडो पे एक्सेप्ट नहीं करूँगी।
Okay, so let us begin. I hope screen दिख रहा होगा तुम लोग को. So diesel or gas turbine में we are igniting the fuel in a thermodynamic process. ठीक है. In case of steam and hydel power plant, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है. वहाँ पे जस्ट हम एक बॉयलर में कोल को बर्न करते हैं, कोल से की हीट से हम स्टीम निकालते हैं और स्टीम को यूज करते हैं. ठीक है. बट यहाँ पे there is a thermodynamic process which includes combustion of the fuel in high temperature and pressure. Combustion of the fuel in high temperature and pressure, which ignites the mechanical movement of the engine, and by the mechanical movement of the engine, the turbine or the alternator rotates. ठीक है. डीजल पावर प्लांट्स या डीजल जनरेटर तुमने डीजी देखा होगा, अपने कॉलेज में भी डीजी है, और मैक्सिमम जगह जहाँ पर हम एक बैकअप सप्लाई यूज करना चाहते हैं वहाँ पर हम एक बैकअप पावर प्लांट के लिए डीजी यूज करते हैं. इन केस ऑफ एनटीपीसीज ऑल्सो हर जगह डीजल पावर प्लांट लगा होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रन ऑफ हो जाता है और तुम्हारे सिस्टम को शट डाउन करना पड़ता है. तो सिस्टम को शट डाउन करने के बाद जो भी ऑक्सिलरी तुम्हारे लाइट्स हैं, फैंस हैं, जो कि पावर प्लांट में ऑपरेट हो रहे थे, उन सब चीज वो सबको सप्लाई कहाँ से मिलेगा? सप्लाई देने के लिए हम लोग एक डीजल पावर प्लांट अलग से लगाते हैं. तो बेसिकली जहाँ भी कम इलेक्ट्रिसिटी, कम पावर का ज़रूरत होता है, वहाँ पर हम अलग से डीजल पावर प्लांट लगा सकते हैं. द डिफरेंस इन डीजल पावर प्लांट एंड स्टीम पावर प्लांट इज कंबशन एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ड्यूरिंग द इग्निशन ऑफ द फ्यूल. राइट. फ्यूल जो डीजल में फ्यूल जैसे जलता है और स्टीम पावर प्लांट में जैसे जलता है, दैट हैज़ अ डिफरेंस. ठीक है. यहाँ पर हम जो भी डीजल है, हमारा डीजल को एक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के एक चैम्बर में उसको इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, और कंबशन के बाद वो जो हमारा इंजन है उसमें मोशन प्रोड्यूस करता है, और उस मोशन की वजह से हमको अपना अल्टरनेटर जो है वो हम रन करा सकते हैं. ठीक है. सो देर आर 2 डिफरेंट साइकिल्स जो कि फेमस है, जिसको बोलते हैं ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. You do not have to study details about it. This is for mechanical engineering, but just I am giving a gist so that you have a idea कि कैसे ऑपरेट करता है. तुमने ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस फिजिक्स में पढ़ा होगा इन क्लास 12th कि इन केस ऑफ इग्निशन ऑफ अ फ्यूल, जहाँ पे हम इंजन को ऑपरेट कराना शुरू करते हैं, वहाँ पे देर इज अ 4 लेवल साइकिल. 4 लेवल साइकिल होता है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1. फर्स्ट साइकिल इज नोन एज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जहाँ पर हम एयर को इनसाइड, क्योंकि कोई भी इग्निशन, कोई भी कंबशन बिना एयर के हेल्प के नहीं होता है. ठीक है. यू नीड टू गिव एयर एट हाई प्रेशर, ऑक्सीजन या natural air at high pressure to ignite the combustion, right? So first level is isentropic compression. Second is 2 to 3 constant volume heat addition. ठीक है. Temperature has to be raised so that the combustion take place. 3 to 4 is isentropic expansion, जहाँ पर तुम्हारा combustion होगा. एंड सेकेंड इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, जहाँ पर जो हीट लेफ्ट आउट हीट होगा, जिसका जो अनयूटिलाइज्ड हीट होगा, दैट विल बी रिजेक्टेड एंड मूव्ड आउट ऑफ द चैम्बर या मूव्ड आउट ऑफ द सिस्टम. सो every cycle, every thermodynamic cycle has these 4 thermodynamic process which completes the entire cycle, which completes the ignition of a fuel. So an Otto cycle is an idealized thermodynamic cycle that describes the functioning of a typical spark in ignition piston engine.
ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पिस्टन इंजन, ये सारी चीजें क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वी डू नॉट नीड टू स्टडी द इंजन इग्निशन पार्ट वेरी डीपली। हमको पूरा पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। इट इज द थर्मोडायनेमिक साइकिल मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ऑटोमोबाइल इंजन। जो तुम्हारा कार है, बाइक्स है, सो एवरीवेयर एवरीवेयर यू आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ इंजन ओनली। सब जगह पिस्टन इंजन यूज होते हैं। ठीक है, द ऑटो साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ हीट इंजन्स टर्न गैसोलीन इनटू मोशन। Like other thermodynamic cycles, this cycle turns chemical energy into thermal। केमिकल क्यों? ये जो डीजल है, दिस इज नेम्ड एज अ केमिकल एनर्जी। दिस इज टर्न्ड इनटू थर्मल एनर्जी, एंड थर्मल एनर्जी इग्नाइट होगा जब कंबशन होगा उसका, तो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। एंड दिस थर्मल एनर्जी मूव्स द पिस्टन ऑफ द इंजन which converts the thermal energy into motion। The Otto cycle describes how internal combustion engines that use gasoline work, like automobiles and lawn mowers। ठीक है, you do not need to study all these equations for your course। दूसरा साइकिल है डीजल साइकिल। एक हो गया ऑटो साइकिल, दूसरा है डीजल साइकिल। बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस नहीं है। The diesel cycle is a combustion process of a reciprocating internal combustion engine. In it, fuel is ignited by heat generated during the compression of air in the combustion chamber, into which fuel is injected। combustion chamber में जिसमें फ्यूल हम डाल रहे हैं, यानी डीजल हम डाल रहे हैं, उसमें एक हाई प्रेशर कंप्रेशन ऑफ एयर इज इंजेक्टेड, और एयर और फ्यूल के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में तुम्हारा इग्निशन होता है या कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। तो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है दोनों के प्रोसेस में, ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट दैट कि यहाँ पर प्रेशर जो जिस प्रेशर पे कंबशन होता है, दैट इज केप्ट वेरी हाई, इसलिए इसको वेरी हाई एंड कांस्टेंट, इसलिए इसको ओटो साइकिल से डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अगेन द सेम प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to वापस 1। सो दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल completes the thermodynamic process। और यहाँ पर combustion हो रहा है। Final, a chemical energy is converted into thermal energy is converted into motion, and this motion is utilized by our alternator to produce the electricity। So you just need to know कि ignition कैसे हो रहा है। ठीक है, जब भी तुमको लिखने के लिए आएगा डीजल पावर प्लांट, तो तुमको ये साइकिल्स एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर तुम जस्ट ग्राफ बना दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, now let us directly go to the part which is important for us, is diesel engine power plant। A diesel power plant is wherein the prime mover of an alternator, prime mover मतलब which will run the alternator, so diesel power plant is wherein the prime mover of the alternator is a diesel engine। ठीक है, जैसे कि स्टीम इंजन है, या स्टीम इज द प्राइम मूवर ऑफ दिस कोल पावर प्लांट, वैसे ही तुम्हारा डीजल इंजन इज द प्राइम मूवर ऑफ एन अल्टरनेटर इन डीजल पावर प्लांट। यूजिंग अ डीजल इंजन हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन आर इजियर एज कंपेयर टू अदर पावर प्लांट्स। ठीक है, कहीं भी हम इसको डीजी सेट एक आता है, तुम लोग देखे होगे, अपने कॉलेज में भी है, या फिर हर जगह आजकल जहाँ भी मैरिज लॉन्स वगैरह में या मॉल्स में हर जगह एक डीजी सेट यूज करते हैं, एंड दैट डीजी सेट इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर द इंटायर मल्टीप्लेक्स और समथिंग। तो इन अ डीजी, क्योंकि ऑपरेशन इजी होता है, इंस्टॉलेशन इजी होता है, अगर यू नो दैट इससे ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उस जगह पर हम डीजल पावर प्लांट यूज कर सकते हैं। इन अ डीजल पावर स्टेशन, diesel engine is used as the prime mover।
The diesel burns inside the engine and the products of this combustion act as the working fluid to produce mechanical energy. ये जो combustion हो रहा है इसकी वजह से जो एक expansion होगा हमारे chamber में जिसकी वजह से engine ऊपर नीचे move करता है, that is responsible to produce the mechanical energy in the engine. The diesel engine drives alternator which converts mechanical to electrical energy. Diesel power plant also known as standby power station. मैंने अभी बताया कि एक्चुअली ऐसे कंडीशन में जहाँ पे पूरा पावर प्लांट जो भी हमारा स्टीम पावर प्लांट है उसको अगर हमको शट डाउन करना पड़ रहा है तो उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए हमको जो बेसिक प्राइम मूवर अल्टरनेटर को चलाने के लिए जो ये चाहिए प्राइम मूवर चाहिए, उस केस में हम डीजल को यूज करते हैं और वहां से हम सारी ऑक्सिलरी जो चीजें होती हैं उनको स्टार्ट करते हैं और वापस से पावर प्लांट जो होता है वो ऑन कंडीशन में जाता है। तो बेसिकली जहाँ भी ऐसी चीजें स्टैंड बाई में हम हमेशा डीजल पावर प्लांट को लेते हैं, जैसे कॉलेज में भी इफ यू सी कि हम पावर एक्चुअली ग्रिड से ले रहे हैं, सप्लाई ग्रिड से ले रहे हैं, बट व्हेन देयर इज अ पावर कट और बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए 3 दिन 4 दिन के लिए सपोज समथिंग हैज सम फॉल्ट हैज अकर्ड और तुम्हारा पावर ग्रिड से नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में वी टेक डीजल पावर प्लांट या डीजल जनरेटर्स एज अ स्टैंड बाई thing. Uses a diesel engine as prime mover for generation of electrical energy. This kind of power station can be used to produce limited amount of electrical energy. Means the amount of electrical energy should be fixed. जैसे ग्रिड से तुम हाई पावर जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, बट डीजल जनरेटर के साथ ऐसा नहीं, एक लिमिटेड और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन ओनली बी यूज्ड इन केस ऑफ डीजल। ठीक है, दिस इज द layout of diesel engine power plant. ओके, सो यहाँ पर देखो, दिस इज द डीजल इंजन। ये वो चैम्बर है जहां पर कंबशन ऑफ डीजल हो रहा है। ओके, नाउ दिस चैम्बर हैज सबसे पहले तो इसमें फ्यूल और एयर दोनों को पास कराना पड़ेगा, तभी इसमें कंबशन होगा। कंबशन होने के लिए मैंने बताया जैसे कि एयर इज द नेसेसरी एलिमेंट फॉर कंबशन, राइट। जबकि अगर तुम हाइडल पावर प्लांट की बात करो और स्टीम पावर प्लांट की बात करो तो वहां पर ऐसा नहीं था। वहां पर बॉयलर को कोल को जलाने के लिए एयर को ऑब्वियसली भेजना पड़ेगा, एयर के प्रेजेंस में ही कंबशन होगा। बट इन केस ऑफ अ डीजल इंजन द एयर विच यू आर passing through the diesel engine chamber should be compressed. उसका एक हाई प्रेशर पे ये एयर पास होना चाहिए, तभी कंबशन जो होगा, इग्निशन जो होगा वो पॉसिबल होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन एवर यू राइट अबाउट डीजल इंजन, तुमको कंप्रेस्ड एयर या कंप्रेसर के बारे में डिस्कस करना है कि एट द डीजल इंजन चैम्बर a compressed air is passed so that the diesel fuel ignites and combustion takes place at the diesel engine। ठीक है, so see this diesel engine is connected with the compressor। ये कंप्रेसर क्या कर रहा है, फिल्टर्ड एयर पास कर रहा है, मतलब एयर में जो भी अदर अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करेगा, डस्ट हैं उनको फिल्टर करेगा, एंड अ फिल्टर्ड कंप्रेस्ड एयर इज पास टू द डीजल इंजन। Then there is a fuel tank। Fuel tank क्या करेगा, this contains the diesel, the fuel which needs to be combusted। So fuel tank will have a fuel pump जो कि इस टैंक से इसको पंप आउट करेगा। Again it will be filtered and pass through the fuel injection chamber to the diesel engine। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इग्निशन होगा। इग्निशन होने के बाद जो भी गैसेस प्रोड्यूस होंगे कंबशन के टाइम पे, दोज गैसेस आर पास थ्रू द एग्जॉस्ट, और उससे यहाँ पर एक साइलेंसर लगा हुआ है। जैसे तुमने देखा है कि मोटर, बाइक्स, कार सब जगह साइलेंसर लगा होता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक तुम्हारा
इसमें जो मैकेनिकल इंजन का जो मैकेनिकल मोशन प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली आवाज होगा, ठीक है, क्योंकि अप डाउन मोशन होता है हमारे इग्निशन चैम्बर का, जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली आवाज होगा और इसको बाहर नॉइज पोल्यूशन ना फैलाए, इसलिए यहाँ पे एक साइलेंसर यूज किया गया है। एंड दिस इज whatever the exhaust gases are produced are moved out in the air with the help of exhaust. The motion of the mechanical parts of the diesel engine are connected to the generator, coupled to the generator shaft, और यहाँ से जो भी motion होगा that is shafted to the used as a prime mover of the generator, और इससे generator move होगा, generator electricity produce करेगा। Now see, जो भी used lubricating oil है, that used lubricating oil is मतलब जो भी फ्यूल ऑयल हम यहाँ से भेज रहे थे, वो फ्यूल ऑयल यहाँ पे कंबस्ट हो रहा है। कंबस्ट होने के बाद जो बचा हुआ ऑयल है दैट इज वेंट टू द ऑयल कूलर, क्योंकि यहाँ पे कंबशन हो रहा था तो टेम्परेचर ऑफ द ऑयल विल बी वेरी हाई। जैसे कि हम स्टीम इंजन में कंडेंसर का यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे ऑयल कूलर का यूज कर रहे हैं। एंड कोल्ड रिटर्न ऑयल इज अगेन पम्प्ड बैक टू द डीजल इंजन सप्लाई, ठीक है। Now this oil cooler is connected to this chamber which is the condenser chamber, जहाँ पर again the oil is cooled, cooling water हम यहाँ पर produce कर रहे हैं, the oil is cooled and circulated in this manner, ठीक है। Again you can extract the cooled oil from here, use in the fuel tank, and again the combustion process will be started. So this is the layout of the diesel power plant. कोई भी डीजल पावर प्लांट जो है वो इसी लेआउट पर ऑपरेट होता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। तुम्हारे सिलेबस में तुमको लेआउट ही पढ़ना है डीजल, गैस और कंबाइंड साइकिल का। कंपोनेंट्स ऑफ डीजल पावर प्लांट, फर्स्ट इज एयर इनटेक सिस्टम, engine starting system, fuel system, exhaust system, cooling system and lubricating system, ठीक है। यू नीड टू रिमेम्बर दिस। मैंने बताया बार बार कि डीजल इंजन है तो पहला चीज फ्यूल और एयर इनटेक तो होगा ही, ठीक है। तो फ्यूल हो गया, एयर इनटेक सिस्टम हो गया, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम हो गया, जहाँ पर फ्यूल और हमारा जो एयर है वो दोनों कंबस्ट होंगे, उसको उस सिस्टम को हम बोलेंगे इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। Exhaust system, whatever the gases are produced in the engine starting system are moved out in the atmosphere using the exhaust system. Cooling is for the oil which is heated and used in the combustion system needs to be cooled down and reused. So that is a cooling system. And lubricating system, ये जो हमारा mechanical diesel engine system है, that has all the mechanical pistons move up move down कर रहे हैं, तो lubrication is also a very important part of this डीजल पावर प्लांट। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो पिस्टन्स जो है वो कोरोड हो जाएंगे एंड विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली, ओके। सो लेट अस सी अबाउट every component. Air intake system, the system supplies necessary air to the engine for fuel combustion. It consists of a pipe for supplying of fresh air to the engine. Filters are provided to remove the dust particles from air, because these particles can act as an abrasive in the engine. Abrasive मतलब कि an obstacle in the engine cylinder, जहाँ पर cylinder is the same thing, piston को ही cylinder बोल रहे हैं। So if there are dust particles and there are obstacles of the air in the engine cylinder, then it will obstruct the motion of the piston. So these airs are filtered and then used in the diesel engine. Coming to engine starting system. For starting a diesel engine, initial rotation of the engine shaft is required until the firing start, and the unit runs with its own power.
For small DG set, the initial rotation of the shaft is provided by handles. तुमने देखा होगा कि कई जगह, इनफैक्ट इन आर कॉलेज ऑल्सो, डीजी सेट में एक हैंडल दिया रहता है टू इनिशियलाइज द मोशन रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। ठीक है, क्योंकि जब तक फायरिंग हमारा स्टार्ट नहीं होता है, कंबशन हमारा स्टार्ट नहीं होता है, तब तक अल्टरनेटर जो है वो अपने स्पीड में नहीं आएगा, अपने रोटेशन में जो जिस आरपीएम में उसको ऑपरेट करना है वो आरपीएम रीच नहीं करेगा। तो इनिशियल रोटेशन हमको आइदर बाय अ हैंडल देना पड़ता है, और नहीं है तो मतलब अगर मैनुअली नहीं देते हैं तो हमको एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाना पड़ता है जिससे इनिशियल रोटेशन हम डीजी सेट में दे सके। दैट इज व्हाट इट इज मेंशनिंग हियर। फॉर स्टार्टिंग ए डीजल इंजन, इनिशियल रोटेशन ऑफ द इंजन शाफ्ट इज रिक्वायर्ड अंटिल द फायरिंग स्टार्ट। फायरिंग मतलब वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो तुम लोग ने पढ़ा भी होगा कि कंबशन मतलब वही फायरिंग स्टार्ट होता है और पिस्टन मूव होना शुरू करता है with the high pressure from down level to up level. So until the firing start and the unit runs with the own power from small DG, for small DG set, the initial rotation of the shaft is provided by handles. But for large DG cells, a compressed air is used for starting. मतलब compressed air is released, and because of releasing this air, shaft will rotate, and initial rotation is given to the DG sets. This was about engine starting system. Next is fuel supply system. In fuel supply system, there are one storage tank जहाँ पर फ्यूल जो है वो स्टोर्ड रहेगा। स्टोरेज टैंक, स्ट्रेनर्स मतलब एक्चुअली छानने को बोलते हैं। व्हाट इज लाइक ऑल दी oil which is stored in the tank is strained and stored. Fuel transfer pump and all day fuel tank. Storage tank where oil is stored. Strainer, again this oil then pumped to dry tank by means of a transfer pump. During transferring from main tank to smaller dry tank, the oil passes through a strainer to remove solid impurities. From dry tank to main tank, there is another pipe connection. This is overflow pipe. ठीक है, ड्राई टैंक से जब मेन टैंक में पास कराते हैं अपने फ्यूल को, तो वहां पर एक ओवरफ्लो पाइप कनेक्टेड होता है। ओवरफ्लो पाइप किस लिए कि सपोज इफ द कैपेसिटी ऑफ द मेन टैंक gets filled up, तो उस केस में overflowing can be identified using this flow pipe. So this is overflow pipe. This pipe connection is used to return the oil from dry tank to main tank in the event of overflowing. From dry tank, the oil is injected in the diesel engine by means of fuel injection pump, जो कि अभी हमने ऊपर लेआउट में देखा था। Now there is exhaust system. जो जैसे हमने देखा कि जो भी gases combustion के टाइम पे प्रोड्यूस होंगे, that will be removed through the exhaust system, and a silencer is connected, normally used in the system to reduce the noise level of the engine. Okay. Then there is cooling system. So basically see, तुम लोगों को because it is a theoretical subject, इसके बारे में लेआउट बनाना पड़ेगा एंड लेआउट का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी याद रहेगा, क्योंकि यू हैव स्टीम पावर प्लांट, हाइडल, डीजल सब है, और सब में सबके लेआउट्स में डिफरेंट है। ठीक है, सबके लेआउट में डिफरेंस है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि किसमें क्या बनाना है, और एक एक स्टेप में डिस्क्राइब करना पड़ेगा जो भी कंपोनेंट्स हैं उस पावर प्लांट के लेआउट में। ठीक है, सो कूलिंग सिस्टम, द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटरनल कंबशन drives the engine, but some parts of this heat raise the temperature of different parts of the engine. Heat produced due to internal combustion drives the engine. ठीक है,
जो भी कंबशन हो रहा है हमारे डीजल इंजन में, दैट ड्यू टू कंबशन हीट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दिस हीट will move the piston up down, but some part of this heat raise the temperature of different parts of the engine, obviously because heat हो रहा है engine, तो this will raise the temperature. High temperature may cause permanent damage to the machine, right? So because permanently combustion हो रहा है तो permanently temperature rise हो रहा है, and all these engines bodies are made up of metallic bodies, right? So in case of a permanent high temperature, it will cause a permanent damage to the machines, and it is essential to maintain the overall temperature of the engine to a tolerable level. मतलब इस लेवल पे मेंटेन करना है सो दैट कि जो भी मैकेनिकल हमारा कवरिंग है और मैकेनिकल जो चैम्बर है, सॉरी मेटालिक चैम्बर जो है, दैट चैम्बर डज नॉट गेट कोरोडेड एंड डज नॉट गेट damaged due to the high temperature of the engine. So a tolerable temperature has to be maintained, which is maintained by the cooling system. Cooling system of diesel power station does exactly so. The cooling system requires a water pump, and cooling towers. The pump circulates water through the cylinder and head jacket. The water takes away heat from the engine and it becomes hot. मतलब actually what we are doing, एक चैम्बर है, चैम्बर के आसपास, जैसे कि बॉयलर में भी देखा होगा कि बॉयलर इज कनेक्टेड विद द कूलिंग चैम्बर के जो पाइप्स होते हैं वो बॉयलर को चारों तरफ से ये किए रहते हैं, मतलब कवर किए रहते हैं, ठीक है. रैप द बॉयलर इज रैप्ड बिटवीन द पाइप्स ऑफ द कूलिंग चैम्बर. Similarly, in case of diesel engine also, diesel engine is wrapped in with the cooling towers. और ये कूलिंग टावर्स का काम क्या है कि वाटर विल बी सर्कुलेटिंग इन दीज कूलिंग टावर्स एंड द हीट विच इज जनरेटेड इन द इंजन विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस वाटर. और इसमें हीट जो होगा ट्रांसफर होगा, वाटर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाएगा और वो खुद कूल डाउन होगा. द प्रोसेस इज कंडक्शन प्रोसेस, राइट. तुमने जैसे पढ़ा है कि कोई भी मतलब मेटालिक बॉडी में कंडक्शन होता है, तो सिमिलरली द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंजन टू द वाटर विच इज सर्कुलेटिंग एट द cooling tower of the engine, and then heat is transferred and the engine will come cooler down. The hot water is cooled by cooling towers and is recirculated for cooling. So this is the process of cooling in case of a डीजल सिस्टम. किसी भी सिस्टम में कूलिंग इसी तरीके से किया जाता है. वहाँ पे हम कंडेंसर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम कूलिंग सिस्टम के नाम से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके. सो द लास्ट component of diesel power plant is lubricating system. As per the name, the system minimizes the wear of rubbing surface of the engine. Lubricating oil is stored in main lubricating oil tank. This oil is drawn from the tank by means of oil pump. Then the oil is passed through the oil filter for removing impurities. From the filtering point, this clean lubricating oil is delivered to the different points of the machine where lubrication is required. Wherever there is a piston is moving continuously, so वहाँ पर friction होगा. To remove this friction, lubrication is important. So this oil, which is separately kept in an oil tank just for lubricating purpose, is pumped to those areas where the lubrication is required, and the oil cooler is provided in the system to keep the temperature of the lubricating oil also at a tolerable level. तो इस lubricating oil का भी temperature जो है वो कूलिंग टैंक से हम मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट कि ये एक्चुअली हर एरिया से पास होकर के आ रहा है, सो उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा
एंड ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, इसलिए इसको भी हम कूल डाउन करके कूलिंग टैंक से रखते हैं. Why diesel plants are not used for high capacity? The mechanical power required for driving alternator comes from the combustion of diesel. As diesel costs high, this type of power station is not suitable for producing power in a large scale in our country. Right? So because a large amount of diesel will be required to be combusted to produce a particular amount of power. ठीक है. तुमने देखा होगा कि in case of your कॉलेज ऑल्सो, जब भी हम डीजी को चलाते हैं तो डीजी का जो कनेक्शन है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सम एरिया. अगर दिन में है तो एकेडमिक ब्लॉक में चल रहा है, अगर रात में है तो हॉस्टल्स में चल रहा है. एकेडमिक ब्लॉक का कनेक्शन जो है वो डाउन करके रखा है, एमसीबी डाउन करके रखा है. सो एक्चुअली देर इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ पावर विच यू कैन ड्रॉ, और अगर तुम ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हो तो ज़्यादा डीजल खर्चा होगा एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली फॉर आवर कंट्री. जबकि बाकी कंट्रीज में, इफ़ यू टॉक अबाउट अरब कंट्रीज, ओमान एंड कुवैत एंड एवरीवेयर, जहाँ पर पेट्रोल एंड डीजल्स आर लिटरली ऑफ अ कॉस्ट ऑफ अ वाटर, वहाँ पर इतना महंगा नहीं पड़ता है. बट फॉर अस, बिकॉज वी आर इम्पोर्टिंग सच फ्यूल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो इसलिए फॉर अस इट बिकम्स वेरी कॉस्टली, और इसलिए हम हाई कैपेसिटी के लिए डीजल पावर प्लांट्स यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. लेट अस सी सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. So the advantages of diesel power plants include सिंपल एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिज़ाइन. राइट. अगर हम स्टीम का बात करें तो याद करो स्टीम में कितने सारे लेआउट में कितने सारे कंपोनेंट्स था. कोल हैंडलिंग प्लांट था. कोल हैंडलिंग प्लांट जो है वो क्रशर में जाता था. राइट. क्रशर में कोल पल्वराइज्ड होता था. पल्वराइज्ड होने के बाद वो उसको हम लोग कंबशन करते थे, उस कोल का, उस पाउडर का कंबशन करते थे. कंबशन से बॉयलर में हीट प्रोड्यूस होता था. बॉयलर से फिर स्टीम प्रोड्यूस होता है. स्टीम टरबाइन पे जाता है. फिर ये स्टीम जो है इकोनॉमाइजर से जाता है, प्री हीटर से जाता है. तो मतलब एक जो कंपोनेंट्स थे वहाँ पर, जो एक पूरा प्रोसेस है इन केस ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. बट डीजी सेट जो है वो इतना ऐसा होता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट अ डीजी सेट, तो एक बड़े रूम के जितने साइज में एक डीजी सेट जो है वो बन सकता है और इंस्टॉल हो सकता है. सो इट हैज़ अ वेरी सिंपल डिज़ाइन इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिज़ाइन. रिक्वायर्स वेरी स्मॉल स्पेस. मैंने बताया कि एक बड़े कमरे के साइज के जितना ही एक डीजी सेट हम इंस्टॉल कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन फॉर पोर्टेबल यूज. राइट. जैसे कि suppose if you want to transfer it from one location to other location, it can be done very easily. Wheels लगे रहते हैं आजकल डीजी सेट में, you can just transfer it from one place to another. It has quick starting facility. The small diesel generator set can be started within few seconds. Within few seconds, it can also be stopped as when required. Stopping small size diesel power plant is even easier than its starting. All these machines can easily be started and stopped as when required. There may not be any standby loss in the system. मतलब कि ऐसा नहीं है कि because it is for low capacity, even though the system is not being used, there is no standby loss in the case of diesel power plant. Cooling is easy, required smaller quantity of water in this type of power stations. Initial cost is less in comparison to other power stations, and thermal efficiency of diesel is quite higher than coal. ठीक है. So थर्मल एफिशिएंसी मतलब कि कंबशन के बाद कोल जितना हीट प्रोड्यूस करेगा और कंबशन के बाद डीजल जितना हीट प्रोड्यूस करेगा. सो डीजल का जो आउटपुट होगा दैट विल बी हाई इन केस इफ वी कंपेयर इट विद रिस्पेक्ट टू द कोल. थर्मल
thermal efficiency will produce a lot more amount of heat in case of diesel combustion. Disadvantage: cost of diesel is very high compared to coal. This is the main reason for which a diesel power plant is not getting popularity over the years in India. In other words, the running cost of this power plant is higher compared to steam and hydro. So installation cost is very less. Installation cost, if you think about installing a steam power plant and installing a hydel power plant, whereas installing a DG set, obviously the rate will be very low, but उसका जो running cost है, when it starts operating, उस time पे running cost जो होता है वो काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम डीजल पावर प्लांट नहीं यूज कर सकते. The plant generally used to produce small power requirement. Cost of lubricants is high. See, we haven't talked about lubricants in steam and hydel power plant. So lubricating system is the add-on in case of diesel power plants, which again includes the presence of oil, which is costly and will increase the entire cost of the system. Maintenance is quite complex and cost is high. Plant does not work satisfactorily under overload conditions for a longer period of time. Right, मैंने बताया कि ग्रिड से हम ओवरलोड करंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ग्रिड इज इंटरकनेक्टेड विद अदर पैरेलल ग्रिड्स, राइट. तो कहीं ना कहीं से पावर जो है वो ओवरलोड कंडीशन में सप्लाई हो जाएगा. मे बी नॉट फ्रॉम डीवीसी बोकारो, मे बी डीवीसी फ्रॉम डीवीसी मैथन और एनीवेयर एल्स, because it is interconnected to all the other grids. But in case of DG, you cannot take the overload power for a very longer period of time, because उसकी जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से उसके जो डीजल इंजन सेट हैं वो डिजाइन किए जाते हैं. Application of such power plants: diesel power plant is used for electrical power generation in capacities of 100 to 500 horsepower, 5,000 horsepower. They are commonly used for mobile generation, mobile power generation. Mobile power generation मतलब कि at the place of the instant, मतलब कि जैसे कॉलेज हो गया, जैसे हमारा मॉल हो गया, जैसे हॉस्टल्स हो गए. सो मोबाइल मीन्स विच कैन मूव, मोबाइल पावर जनरेशन, and are widely used in transportation systems consisting of railroad, ships, automobiles. तुम लोग को पता ही होगा कि शिप्स जो है वो पूरा पूरा डीजी सेट पे मतलब डीजल इंजन पर ही बेस्ड होते हैं, राइट. वो कहाँ, वो तो ग्रिड से नहीं लेंगे पावर सप्लाई, उनको ओशंस में, मिड ऑफ द ओशंस जाना है, और देर आर ह्यूज नेवल शिप्स दैट यू माइट हैव seen also, INS Vikramaditya, INS Vikrant and everything. So these have huge amount of, this requires huge amount of power to run these ships. प्रोपेलर जो होता है शिप का वो रन करता है, प्लस शिप की अपनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी होती है. देयर आर रूम्स इन द शिप, देयर आर ऑफिसेज इन द शिप्स, तो सारे रूम्स की पावर सप्लाई भी देना होता है, प्रोपेलर को भी मूव कराना होता है. तो ये सब कैसे होता है? सो एवरी शिप हैज अ डीजी सेट और एक स्टैंड बाई डीजी, मतलब 2 या 3 बड़े बड़े डीजी सेट वो लोग लेके जाते हैं. मतलब उनका जो बेस ऑफ द शिप होता है उसमें डीजी सेट इंस्टॉल्ड होता है, जिसको वो यूज करते हैं, राइट. और मतलब इन इंडिया दे like go to the Gulf countries, they take they refuel their system, और उसके बाद जहाँ पर भी मतलब उनका एक टेन्योर होता है 7 to 8 days का 7 to 8 days का, जहाँ पर जितना फ्यूल वो पहले से लेके जाते हैं, टैंक फिल करके जाते हैं, जब उनको 7 to 8 days का यूज हो जाता है, देन अगेन दे रिफिल देयर टैंक ऑफ द डीजल, और फिर वो यूज करते हैं 7 to 8 days. तो इस तरीके से शिप्स, जितने ऑटो शिप्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, रेल रोड्स है, तो बहुत ऑल दीज transportation system uses
diesel as their diesel engine as their power plant. Okay, so they can be used as standby power plants, utilized as peak load plants for some other types of power plants. For industries where power requirement is small in the order of 500 kilowatt, diesel power plants become more economical due to higher overall efficiency. तो industries जहाँ पर you know that this is your fixed amount of requirement of the electrical power, so there you can use the diesel power plant. Next comes the gas turbine power plant. So this is our fourth type of power plant. हमने steam पढ़ा, hydel पढ़ा और diesel पढ़ा. So the fourth type of power plant which is important is gas turbine power plant. So see, I have already shared these notes. ये जो digital notes मैंने share किया था उसी में है. So there is nothing much I can write and give you in notes. तो क्योंकि already सब कुछ काफ़ी कम मतलब काफ़ी comprised form में है, तो इसलिए तुमको मुझे अलग से notes बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. For the second और the third chapter जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे notes बनाने हैं तो मैं notes बना करके भी तुम लोग को दे दूंगी. But go through. मैम हाँ बोलो. मैम फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है अभी. फर्स्ट मॉड्यूल सी, सेकेंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल में तुमको स्टीम डीजल और गैस ही पढ़ना है. ठीक है, तो ये जो चल रहा है इसमें तुमको सेकेंड और थर्ड का भी आधा पोर्शन कवर हो रहा है. कुछ कुछ पोर्शन जो बच जाएगा, जैसे कि कुछ साइकिल्स जो हैं वो अलग से पढ़ना है. बस उतना ही पोर्शन तुमको सेकेंड और थर्ड मॉड्यूल में पढ़ना पड़ेगा. सी इफ आई शो यू दी तुम लोग का सिलेबस. एक मिनट, मैं इतना डिटेल्स में इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि दिस कवर्स योर सेकेंड एंड थर्ड मॉड्यूल एज वेल. तुम लोग को दिख रहा होगा. सी हाइडल पावर प्लांट क्लासिफिकेशन ऑफ साइट सिलेक्शन, डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शन. हाइडल पावर प्लांट जिस दिन हम लोग ने पढ़ा था उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसका फंक्शन पढ़ा था. सो दिस इज ऑलरेडी कवर्ड in case of third module if we see. उसके बाद types of dam, हाइड्रो टर्बाइंस जो है हाइड्रो टर्बाइंस उसका क्लासिफिकेशन. कुछ कुछ पोर्शन जो है वो अलग से पढ़ाना पड़ेगा जो कि फर्स्ट दो क्लास में कवर नहीं हुआ है. जस्ट उतना ही पोर्शन तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना है. सिमिलरली इफ यू गो फॉर मॉड्यूल नंबर 4, see types of diesel plants, components, selection of engine type. ऑलरेडी कंपोनेंट्स जो है वो तुम पढ़ चुके हो. गैस टर्बाइन प्लांट्स, फ्यूल गैस टर्बाइन मिनरल्स, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड. इसका जो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड पार्ट है बस वो तुमको मॉड्यूल नंबर 3 में पढ़ना है. तो ये इंटायर कोर्स एक साथ ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्ट फर्स्ट मॉड्यूल है. फर्स्ट मॉड्यूल में सारे पावर प्लांट्स का लेआउट दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि लेआउट पढ़ रहे हैं हम, लेआउट के साथ उनका कंपोनेंट्स भी पढ़ रहे हैं. ठीक है. सी फर्स्ट मॉड्यूल अगर देखो तो लेआउट ऑफ स्टीम हाइडल डीजल एमएचडी न्यूक्लियर गैस टर्बाइन. ठीक है, जिसमें से स्टीम हाइडल डीजल हो गया है, न्यूक्लियर एमएचडी बचा हुआ है, गैस अभी हो जाएगा, गैस टर्बाइन में कंप्लीट कर दूंगी. एंड देन जो इम्पोर्टेंट पार्ट बच जाएगा वो है हाई प्रेशर एंड सुपर क्रिटिकल बॉयलर, जो कि कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. सो बाय टुमारो ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. सी बिकॉज इट इज़ वेरी लाइक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, कोर्स कंप्लीट करने में 2 हफ्ता काफ़ी है, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सिलेबस नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. जस्ट दैट कि जो मैंने नोट्स दिया है वो जो भेजा है तुम लोग को, उससे जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ से तुम लोग पढ़ लो, सो दैट कि एग्जाम में लिख पाओ. और पूरा थियोरेटिकली लिखने के लिए आएगा तो लेआउट वगैरह तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन केस अगर
ये होता है तो थियोरेटिकल एग्जाम होता है तो ऑफलाइन एग्जाम। ओके, सो क्या पढ़ रहे थे? गैस टरबाइन। ओके, सो गैस टरबाइन एंड इट्स कंपोनेंट। सो जैसे कि हमने देखा इन केस ऑफ डीजल, इन केस ऑफ स्टीम की कंबशन की वजह से हमारा अल्टरनेटर मूव करता है, वैसे ही यहाँ गैस टरबाइन में भी हम फ्यूल और गैसेस का कंबशन, नेचुरल गैस का कंबशन कराते हैं विच प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी। The gas turbine is the engine at the heart of the power plant that produces the electrical current. Gas turbine is a combustion engine that can convert natural gas or other liquid fuels to mechanical energy. This energy then drives a generator that produces electrical energy and electrical energy that is produced moves along the power lines to homes and businesses. एक सेकेंड। The gas turbine heats a mixture of air and fuel at very high temperature, causing the turbine blades to spin. Again, mixture of air and fuel, जो कि अभी हम डीजल में पढ़ रहे थे, इसलिए डीजल और गैस में काफ़ी सिमिलैरिटीज है इफ़ यू टॉक अबाउट द लेआउट एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द पावर प्लांट। बट डीजल क्या है कि हमने जैसे देखा कि टीजी सेट हम एक कॉम्पैक्ट और एक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं इन केस ऑफ मोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। एक कॉम्पैक्ट सिस्टम में डीजी सेट जो है वो पूरा एक सिस्टम बन करके यूज़ किया जाता है। बट इन केस ऑफ गैस पावर प्लांट जो है, हम एक गैस पावर प्लांट ऐसे कॉम्पैक्ट सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक जो जैसे स्टीम पावर प्लांट एक इस्टेब्लिश्ड पावर प्लांट होता है, एक लोकेशन पे होता है, उसको हम एक जगह से दूसरे लोकेशन पे मूव नहीं करा सकते, वैसे ही गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट में बेसिक डिफरेंस यही होता है। अदर देन दैट जो ऑपरेशन होता है दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। द बेसिक डिफरेंस इज कि ये मोबाइल नहीं है, जिस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है उसी लोकेशन से ये यूज़ किया जा सकता है। The gas turbine heats a mixture of air and fuel at very high temperature, causing the turbine blades to spin or rotate. The spinning turbine drives a generator that converts the energy into electricity. The gas turbine can be used in combination with the steam turbine in a combined cycle power plant to create power extremely efficiently. It is used in combination with steam turbine. This is very important point because मैंने शायद जिस दिन तुम लोग को स्टीम टरबाइन भी पढ़ाया था, पीक लोड्स के बारे में बताया था, उस दिन जिस दिन डिमांड फैक्टर वगैरह हम लोग ने डिस्कस किया था, उस दिन भी मैंने बोला था कि पीक लोड्स को ओवरकम करने के लिए हम गैस टरबाइन गैस पावर प्लांट्स का यूज़ करते हैं पीक लोड्स के टाइम पे। इन केस की जो भी हमारा मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड ऑफ अ पावर प्लांट है, उससे ज़्यादा अगर सपोज डिमांड एट सर्टेन टाइम अगर इंक्रीज कर जा रहा है, तो वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन में स्टीम टरबाइन के साथ गैस टरबाइन यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस दैट पीक अमाउंट ऑफ लोड। एयर फ्यूल mixture ignites. The gas turbine compresses air and mixes it with fuel that is then burned at extremely high temperature, creating a hot gas. Hot gas, which is produced by the mixture, is passed through the turbine, which rotates the turbine, moves through blades in a turbine, causing them rotating quickly. This rotation of the turbine blades rotate the turbine drive shaft, and the turbine is connected to the shaft of the generator, which turns the large magnets surrounded by the coils of copper
wire to produce the electrical voltage, right? So this is the entire thing of the gas turbine. Now let us see the layout of the gas turbine. Again, जैसे सब में है, यहाँ पर भी हम लोग को layout पढ़ना है. So let us see first the components of this gas turbine. ओके, let us see first the components, उसके बाद हम इस पे आएंगे, लेआउट पे आएंगे, क्योंकि लेआउट देखने के पहले components देखना ज़्यादा ज़रूरी है. So the gas turbine is made up of following components. पहला है air compressor, then combustor जहाँ पर fuel और compressed air जो है वो combustion होगा जिसका, और second is a power turbine which produces the power to drive the air compressor and the output shaft. So early gas turbines employed centrifugal compressors. Centrifugal compressors मतलब compressors which run because of the centrifugal force, which are relatively simple and inexpensive. They are however limited to low pressure ratios and cannot match the efficiency of the modern axial flow compressors. जो अब आज के ज़माने में जो axial flow compressors use होते हैं, these centrifugal compressors are not competent with these flow compressors. इसलिए it cannot match the pressure level of the current flow compressors. Accordingly, centrifugal compressors are used today primarily in small industrial units. An axial flow compressor is the reverse of the reaction turbine. The blade passes, which look like twisted, highly curved airflows, must exert a tangential force on the fluid of the pressures on one side of the blade higher than the other side of the blade. Basically कहने का मतलब है कि इस तरीके के blades हैं, ठीक है, इस तरीके के blades हैं. So at one side of the blade pressure will be high and the other side of the blade pressure will be low, which will start the motion of the turbine. ठीक है, क्योंकि एक साइड से प्रेशर हाई रहेगा, दूसरे साइड से प्रेशर लो रहेगा, तो एयर का जो सर्कुलेशन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में होगा, एंड विच विल स्टार्ट द circulation of the turbine of the gas power plant. For subsonic flow, an increase in pressure requires the flow area to also increase, thus reducing the flow velocity between the blade passages and diffusing the flow. A row of compressor blades must be viewed as a set of closely spaced, highly curved airfoil shapes with which airflow strongly interacts. See, basically कहने का like a long paragraph is given, but कहने का मतलब ये है कि when we talk about air, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो important है. पहला तो the pressure difference, दूसरा the design of the blades, the curvature of the blades. जैसे कि हम अगर तुम aeroplanes में भी देखो तो the design of the aeroplanes is well maintained according to the pressure at the height. ठीक है, जो जेट प्लेन्स हैं और जो पैसेंजर प्लेन्स हैं दोनों का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज द जेट प्लेन्स ऑपरेट एट अ डिफरेंट प्रेशर लेवल, एरोप्लेन्स ऑपरेट एट अ डिफरेंट प्रेशर लेवल, डिफरेंट हाइट. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ बीइंग मेंशन्ड हियर इन दिस पैराग्राफ कि द कर्व्ड एयरफॉयल शेप्स या फिर जो प्रेशर लेवल है एट डिफरेंट लेवल ऑफ द blades of the turbine are different and should be maintained with the amount of RPM which we required for the turbine. The flow friction leakage wakes produced by the previous sets of blades and secondary circulation or swirl flows all contribute to losses in the
रियल यूनिट, यानी कि जो भी ये फ्रिक्शन इन एयर या फ्रिक्शन इन ब्लेड्स होगा, फ्रिक्शन इन द टरबाइन होगा, दैट विल restrict the flow of circulation of the air, and that has to be kept in mind when you are designing a gas turbine. क्योंकि all you are doing is passing this hot combusted gas to a turbine which should have that capacity to rotate the turbine at a certain rpm so that the alternator rotates and produces the energy. So under that condition, the design of the turbine and the friction, the windage losses should be controlled to a certain manner. See, in the second paragraph, it is mentioned blades must be designed not only to have correct aerodynamic shape but also to be light and not prone to critical vibrations. See, तो similarly like ये सारी चीजें तुम लोगों ने शायद कभी पढ़ा भी होगा इन द डिजाइन ऑफ एरोप्लेन्स एंड ऑल, की जिनको इंटरेस्ट है वो लोग शायद देखते हैं कि एरोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि the weight should also not be very high. The design should be such that it is not opposing the flow of the air, और critical vibrations मतलब in case of क्योंकि हमारा alternator move कर रहा है, turbine move कर रहा है, तो क्योंकि जब इतने machines move करेंगे तो vibrations होगा. तो under the case of a critical vibration तुम्हारा जो ये एयर डायनामिक्स है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एंड शुड कंटिन्यू विद द कांस्टेंट आरपीएम ऑफ द टरबाइन. Recent advances in the compressor or and turbine blade designs have been added by extensive computer programs. ठीक है, this is not like very important for you, but you have to whenever you write about the gas turbine तुमको ये सारे points लिखना, सारे points लिखने होंगे that aerodynamics and the pressure of the air, the friction of the air and the friction between the different devices, कितना flow friction है, वो सारी चीजें that has to be kept in mind while designing a gas power plant. as the air is compressed as the air is compressed, its volume decreases, obviously. Yeah. As the air is compressed, its volume decreases. Thus, the annual passage area should also decrease if the through flow velocity is to be kept nearly constant. What does it means? Because हम suppose in एक पाइपलाइन से हम एयर को पास करा रहे हैं, एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, पाइपलाइन का तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, पाइप इज फिक्स्ड. ठीक है, तो अब क्योंकि एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, पाइपलाइन का वॉल्यूम उतना ही है. अगर हम उस पाइपलाइन से सेम पाइपलाइन से डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ एयर मूव कराते हैं तो द प्रेशर एट विच इट द जिस नोजल से वो एयर निकल रहा होगा, जहाँ से वो बाहर आ रहा होगा, वहां पे जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा अगर पाइपलाइन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है. तो while you are compressing the air you have to keep in mind कि see this is all, ये ना काफी मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत ही लॉजिकल है. अगर तुम ऐसे भी सोचो कि वाटर के पाइपलाइंस का एक पर्टिकुलर थिकनेस होता है, उससे ज़्यादा पाइपलाइंस क्यों नहीं मोटे बनाते हैं? बिकॉज अगर हम बहुत मोटा पाइपलाइन बनाएंगे तो प्रेशर एट द नोजल ऑफ द वाटर विल डिक्रीज. जिस प्रेशर से तुमको वाटर मिल रहा है वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो दिस हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग द इंटायर गैस पावर प्लांट ऑफ योर कंसर्न. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द एयर इज कंप्रेस्ड its volume decreases, the annual passage area should also decrease if the through velocity has to be kept in mind. The blades have to become shorter at higher pressures, right? So the blades at which the pressure at which the blades rotate depends upon the volume of the compressed air. अगर compressed है तो blades has to become shorter so that कि high pressure पे वो सही से ऑपरेट कर पाए. ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ ब्लेड
फिर अब ये ब्लेड्स के बारे में ही एक्चुअली तुमको इन मॉड्यूल नंबर 4 जो है पढ़ना है, वो डिफरेंट टाइप के ब्लेड्स के और टरबाइन ब्लेड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ ब्लेड टिप speeds and airflow velocity often requires that the rotational speed of the front low pressure end of the compressor be less than that of high pressure end. This is achieved in large aircraft gas turbines by spooled shafts where the shaft of the low pressure end driven by the low pressure portion of the turbine is running at a different speed. Within the hollow high pressure compressor, uh, with each shaft having its own bearing, both twin and triple spool engines have been developed. What is the meaning of spool? What is the meaning of spool? Spool is nothing but actually it refers to the wind. That is like विंड को जब रोकने की कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज स्पूल्ड शाफ्ट्स, ठीक है। सो स्पूल्ड इज नथिंग बट लाइक एक टेप टाइप का हो सकता है या थ्रेड टाइप का हो सकता है जो कि लगा करके हम किसी विंड को या एयर को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्पूलिंग और स्पूल्ड शाफ्ट्स। सो इट इज अचीव्ड वेयर द where the shaft for the low pressure end, तो अगर हम स्पूल कर देंगे तो हम when you टेप और थ्रेड नोजल, तो क्या होता है उस पॉइंट ऑफ नोजल पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बाय स्पूलिंग अ शाफ्ट वी कैन कन्वर्ट अ लो प्रेशर एरिया टू अ हाई प्रेशर एरिया। देन अगेन देयर इज कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में वही है कि एयर और फ्यूल का कंबशन होगा। The larger cooler system stream is then fed into the chamber through holes along a combustion line to reduce the overall temperature of to a level suitable for the turbine inlet. Again, a cooling system is used in the combustion to have the temperature to a tolerable region. Combustion can be carried out in a series of nearly cylindrical elements placed around the circumference of the engine called cans in a single and annular passage with fuel injection nozzles at various circumferential positions. So basically combustion is almost similar to that of a diesel power plant. There is nothing much to talk about. Then turbines के बारे में और उनके blades के बारे में we'll have to study in a bit detail, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। गैस टर्बाइन ओपन एंड क्लोज साइकिल, रीहीटिंग, रीजनरेशन एंड इनर कूलिंग। ओके, सो टर्बाइन के बारे में भी वी डू नॉट नीड टू स्टडी। ओपन एंड क्लोज साइकिल के बारे में पढ़ना है, विच इज दिस। आई थिंक यहाँ पर ओपन और क्लोज साइकिल मेंशन्ड है। सी दिस इज एन ओपन साइकिल। वन सेकेंड। तो तुम्हारा जो 4th मॉड्यूल है, you have to study open and closed cycle of the gas turbine. So see, this is the open cycle, this is the closed cycle. Open cycle में see it is already numbered 1 2 3 4. कंप्रेसर में एयर जो है वो सक इन कर रहे हैं, कंप्रेस हो रहा है वो एयर कंप्रेसर से कंबस्टर में जा रहा है, जहाँ पर फ्यूल और ये जो कंप्रेस्ड एयर एट अ हाई प्रेशर है, ये दोनों जो है कंबशन, दोनों का कंबशन होगा। और इस कंबशन से जो इंजन मूव करेगा, दैट जो गैस प्रोड्यूस होगा, दैट गैस इज फेड टू द टर्बाइन। इस कंबशन से जो गैस प्रोड्यूस होगा एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, that gas is fed to the turbine and that gas will rotate the blades of the turbine, ठीक है। अगेन जो है ये 4th इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एग्जॉस्ट, जो भी लेफ्ट ओवर गैस है वो एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएगा। सो सी द ओपन साइकिल टर्बाइन हैज 4 लेवल्स। फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक एयर, जो यहाँ पर 1 इज डिनोटिंग एटमॉस्फेरिक एयर। सेकेंड इज कंप्रेस्ड
कंप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर इन सक हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेसर से कंप्रेस्ड होकर 2 से बाहर निकल रहा है कंप्रेस्ड एटमॉस्फेरिक एयर। कंबस्टर से निकल रहा है फ्यूल एयर मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन, 3 से निकल रहा है फ्यूल और एयर का मिक्सचर, एंड 4 से जो है वो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर हो जा रहे हैं, राइट। सो दिस वाज द ओपन साइकिल गैस टर्बाइन। नाउ सेकेंड टाइप इज क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन में अगेन लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर जा रहा है, बट हियर इट इज पासिंग थ्रू अ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, यहाँ से जो एग्जॉस्ट से जो एयर आ रहा है दैट विल बी एट अ हाई टेम्परेचर बिकॉज वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है, तो दैट विल बी एट हाई टेम्परेचर, और यहाँ से जो हम एयर ले रहे हैं वो उसके एयर के टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा। तो एक्चुअली हीट एक्सचेंजर से अब एयर पास हो रहा है, ना कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर ले रहे हैं। सो एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी हैज रीच टू अ सर्टेन अमाउंट, तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड एयर अब हम लोग यहाँ पर कंप्रेसर में भेज रहे हैं। कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर एट हाई प्रेशर निकलेगा, हीट एक्सचेंजर में जाएगा जहाँ पर अगेन फ्यूल एंड मिक्सचर होगा हीट का। एट हीट एक्सचेंजर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इट हैज द फ्यूल एंड द कंप्रेशन हैपेंस एट दिस पोजीशन, ठीक है। कंप्रेसर से हाई प्रेशर पे एयर निकलेगा, कंबशन होगा फ्यूल के साथ प्रोसेस होने के बाद जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा और वो टरबाइन को रोटेट करेगा। अगेन द यूज्ड gases at a high temperature will be passed to the heat exchanger to transfer the amount of heat which has the exhaust gas to the atmospheric air, and this cycle completes. So this is known as a closed cycle gas turbine. So first denotes the low pressure working fluid at low temperature, सेकेंड डिनोट्स हाई प्रेशर वर्किंग फ्लूइड, क्योंकि कंप्रेसर से जा रहा है तो ये सेम वर्किंग फ्लूइड विल कम एज अ हाई प्रेशर आफ्टर कंप्रेसर। थर्ड इज फ्यूल प्लस वर्किंग फ्लूइड मिक्सचर। फ्यूल, ये जो QH दिखा रहा है दिस इज नथिंग बट फ्यूल प्लस वर्किंग फ्लूइड का जो मिक्सचर है वो यहाँ से बाहर आएगा एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिकॉज दिस इज अ हीट एक्सचेंजर। हाई प्रेशर यहाँ से बन चुका था, हाई टेम्परेचर यहाँ से मिल रहा है हीट एक्सचेंजर से, तो 3 से जो निकलेगा दैट विल बी मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड द एयर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। फोर्थ इज लो प्रेशर वर्किंग फ्लूइड, क्योंकि टरबाइन को रोटेट करने के बाद अब जो एयर बाहर आ रहा होगा उसका प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका होगा, सो लो प्रेशर वर्किंग फ्लूइड एट अ टेम्परेचर लेस देन T3, एट अ टेम्परेचर लेस देन T3, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा और T4 में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी different and T4 will be at a temperature less than T3 because after rotation air जो बच रहा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। So see this is how you can complete। तुम्हारा एक साथ 2-3 मॉड्यूल साथ में ही चल रहा है बिकॉज 2-3 दूसरे तीसरे मॉड्यूल में भी सेम चीज डीजल और गैस पावर प्लांट ही पढ़ना है। तो इफ यू सी अबाउट मॉड्यूल नंबर 4 तो गैस टर्बाइन में हम लोग ओपन क्लोज साइकिल पढ़ चुके हैं। रीहीटिंग, रीजनरेशन, कूलिंग, कंबाइंड साइकिल्स आर नथिंग मच, 1-2 मिनट का टॉपिक है, ये ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इन डीजल ऑल्सो एप्लीकेशन देख लिया है हमने। टाइप्स ऑफ डीजल प्लांट्स एंड सिलेक्शन ऑफ इंजन टाइप इज लेफ्ट, जो कि मॉड्यूल नंबर 4 में है, वो अलग से पढ़ाना होगा, ठीक है। सो मॉड्यूल नंबर 1 में अब हमारा बस ये बचा हुआ है। एक बार तुम लोग अपने से भी MHD और न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 टाइप के पावर प्लांट पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टिल वी विल डिस्कस इट टुमारो, और अगर टाइम मिला तो हम लोग क्रिटिकल बॉयलर्स और हाई प्रेशर बॉयलर्स भी देख लेंगे। तो टुमारो आई शेड्यूल अ क्लास, देखते हैं कि टाइम क्या होगा, मैं शाम तक तुम लोग को बता दूंगी, ठीक है। फॉर नाउ आज के लिए डीजल और गैस पावर प्लांट कंप्लीट हो गया है। इसके एप्लीकेशंस बचे हैं गैस पावर प्लांट के लिए, बहुत ही थ्योरेटिकल है, तो तुम लोग एक बार खुद से भी पढ़ने का कोशिश करो।
ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। दिस इज द डिजिटल नोट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू, उसमें ये तीनों चीज मेंशन्ड है, गो थ्रू इट। इफ यू फील एनी डाउट एट एनी पॉइंट वी कैन डिस्कस इट। ठीक है, ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। Okay, we can end the class. Tomorrow I'll schedule a class again. So we'll meet tomorrow. Thank you everyone.